ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो है कक्षा 11 में रसायन विज्ञान का पहला लेसन में जो है पढ़ेंगे परमाणु संरचना। और उसमें जो है पढ़ना हमको क्या है, क्वांटिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अस्त्रों के लिए प्रमाण, उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है उसके बारे में पढ़ना है। जो आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा है करंट स्पेक्ट्रम और तीसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम। और एक है उत्सर्जन तो दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम है और तीसरा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इन तीनों के बारे में हमें अच्छी प्रकार से अध्ययन करना है। पहले ध्यान से देखें, क्वांटिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अस्त्रों के लिए उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य, भिन्न भिन्न आवृत्तियों की तरंग दैर्घ्य जो है विकिरण होती है, निकलती हैं। इन भिन्न आवृत्तियों तथा तरंग दैर्घ्यों का विश्लेषण जो है स्पेक्ट्रोस्कोप कहें, स्पेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र की जो है सहायता से किया जाता है। और इन यंत्रों द्वारा प्राप्त आलेख जो है स्पेक्ट्रम कहलाता है। हम आपको एक बार और बता दें, विद्युत विसर्जन नली होती है। विद्युत विसर्जन नली में कम दाब होता है और उच्च जो है आपका विभव वाले अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वैद्युत धारा प्रवाहित करने के परिणाम स्वरूप उसमें से जो है भिन्न भिन्न तरंगों की जो है भिन्न भिन्न आवृत्तियों की तरंगें और उनकी तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होती है। उन्हीं को अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जब देखते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं तो इसकी सहायता से जो हम देख पाते हैं, जो भी देखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये स्पेक्ट्रम के बारे में हम आपको बता दें, एक जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है और तीसरा है हाइड्रोजन। अगर उस विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस भरी है तो अगर कम दाब पर और उच्च वोल्टता पर यदि हम उसका विसर्जन कराते हैं तो हाइड्रोजन अणु होता है वह विखंडित हो जाता है उच्च ऊर्जा के परमाणु में, और उसके स्पेक्ट्रम को जो बनेगा स्पेक्ट्रम, जो रेखाएं बनेंगी उस रेखाओं को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। लेकिन हमें पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखना है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता क्या है, जब किसी पदार्थ या स्रोत कहें, जब किसी गर्म पदार्थ या स्रोत से क्या निकलता है, विकिरण जो निकलते हैं उनको प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से देखें, जब किसी गर्म पदार्थ या स्रोत से जो विकिरण निकल रही है उस विकिरण को हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म से गुजार देते हैं तो स्पेक्ट्रम बनता है। और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें एक उदाहरण के तौर पर, जैसे सोडियम धातु को बुनसन बर्नर की परिस्थिति में हम जो है ले जाते हैं या उसकी जो है ज्वाला में जब ले जाते हैं तो एक जो है पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। उस पीले रंग के प्रकाश को हम इस प्रिज्म से गुजारते हैं। तो जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता क्या है कि वह जो है निकल करके एक जो है स्पेक्ट्रम बनाता है और उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, या पीले रंग का जो आपका प्रकाश है वह जो प्रिज्म से गुजर करके ये कई भागों में बट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यह जो किसी पदार्थ से विकिरण के द्वारा यानी उत्सर्जन के द्वारा, विकिरणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन निकल रही है विकिरण, तो उससे अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सतत स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है
रेखीय स्पेक्ट्रम। इन तीनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि सतत स्पेक्ट्रम है क्या। सतत स्पेक्ट्रम के बारे में यदि आप जानना चाहें तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम जो भी होंगे, जो आपको बन रहा है, जो उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप जब प्रिज्म से गुजर रहा है तो उसमें कई रंगों की जो है पट्टियां आपको दिखाई देंगी। वे जो रंगीन रंगों की जो पट्टियां हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ लिखा है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में रंगों की लगातार पट्टियां प्राप्त होती हैं। रंगीन जो पट्टियां आपको प्राप्त होंगी उन्हीं रंगीन पट्टियों को हम क्या कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होते हैं? ये स्पेक्ट्रम विद्युत लैंप और ताप दीप्ति ठोसों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम जैसे हमने आपको बताया ना कि वो जो है क्या करते हैं कि सोडियम धातु को बुनसन बर्नर पर ले जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ताप दीप्ति उत्पन्न हो रही है, तो उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रिज्म से गुजर रहा है और ये विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। तो उसमें जो पट्टियां जो प्राप्त हो रही हैं उनको हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये अतिव्यापक रेखाओं के बैंडों की श्रेणी होती है। कौन? बैंड स्पेक्ट्रम। ये अतिव्याप्त रेखाओं के जो है बैंडों की श्रेणी होती है। ये स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? अणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जो सतत नहीं होता है, यानी क्रम से नहीं होता है। अब इसमें जिसमें जो बीच में चमकीली रेखाएं होती हैं और चमकीली रेखाओं के स्थान पर काले स्थान पाए जाते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये स्पेक्ट्रम गैस अवस्था है। जैसे आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन गैस है, उसको विद्युत विसर्जन नली में भरिए और कम दाब पर उच्च वोल्टेज की वैद्युत धारा जब प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि वह जो है प्रिज्म से गुजर करके विभिन्न रंगों में बढ़ जाएगा, और जब विभिन्न रंगों में बढ़ जाएगा तो जो काली पट्टियां, जो चमकीली रेखाएं हैं, वो तो आपका क्या कहलाएंगी भाई, ये जो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। अतिव्याप्त होगी, जहां पर एक रंग दूसरे रंग से मिला है ना, उसको हम क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। जो सतत रेखाएं, जो रंगीन धारियां हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सतत स्पेक्ट्रम। जो उसमें जो एक दूसरे पर अतिव्याप्त हैं उसको क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। और जो काली रेखाएं प्राप्त होंगी या चमकीली रेखाएं, यानी चमकीली रेखाओं के स्थान पर जो काले स्थान पाए जाएंगे, वे रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो है परमाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये जो है अणुओं द्वारा, और ये जो है ताप दीप्ति अर्थात विद्युत लैंप के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि काले स्थान पर, तो काला स्थान जो पाया जाता है ना, वह काला जो है आदर्श कृष्णिका के बारे में आपको बताए थे। काला जो स्थान है वह अवशोषण करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रतिदर्श में से, यानी किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन करने पर उनकी स्पेक्ट्रम में कुछ काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो सतत स्पेक्ट्रम के प्रकार की होती हैं, यानी क्रम से पाई जाती हैं। इन काली रेखाओं के कारण इसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जो काली रेखाएं पाई जाती है उसके कारण हम क्या कहते हैं, इनको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं विद्यमान रहती या दिखाई देती हैं, क्योंकि अवशोषण माध्यम द्वारा कुछ विकिरण अवशोषित हो जाते हैं, यानी उनके द्वारा कुछ विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। इसीलिए उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। और एक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम बार बार चर्चा आपसे कर रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? विसर्जन नली है। विसर्जन नली में कम दाब करिए और उसमें हाइड्रोजन गैस भरिए और उसमें जो है उच्च वोल्टता की वैद्युत धारा प्रोवाइड करिए, तो हाइड्रोजन जो अणु है वह परमाणु में टूट जाएगा। ये H2 है तो ये H और प्लस का H में टूट जाएगा, यानी परमाणुओं में जब टूट जाएगा तो उन परमाणुओं को जब प्रिज्म से गुजारेंगे, यानी उससे जब ये गुजरेगा तो वह क्या करेगा, कई भागों में विभक्त हो जाएगा। और इस तरह से कई भागों में जब विभक्त हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, यानी श्रेणियों में बटेगा, कई भागों में बढ़ जाता है तो उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो द्वारा जो है कुछ जो है क्षेत्र बनते हैं। कह रहा है कि ये श्रेणियां जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे पराबैंगनी है और रक्त तथा दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। अब ये जो है आपको बनेंगी, ये जो श्रेणियां बनेंगी, इन श्रेणियों को आप देखें थोड़ा सा। पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र वाली रेखाओं को फोटोग्राफिक जो पर्दा होता है उस पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न रेखाएं समूह में उपस्थित होती हैं, जैसे में लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फूड है तथा हैम्फ्रे। ये जो श्रेणियों के नाम जो रखे गए हैं ये वैज्ञानिकों के नामों के आधार पर रखे गए हैं। इनके सम्मान में उन श्रेणियों का नाम जो है लाइमन, पाश्चन, बामर, फूड, ब्रैकेट और हैम्फ्रे रखा गया है। अब देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी उत्तेजित अवस्था अर्थात द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ कक्षा से पहले N1 यानी पहली कक्षा में वापस आते हैं तो उत्सर्जन होता है, यानी कि उच्च वाले से निम्न वाले में आएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अगर निम्न वाले से उच्च वाले में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होता है। ऊर्जा का मान इस प्रकार होता है कि लाइमन श्रेणी की रेखा प्राप्त होती है और इसी प्रकार उपरोक्त सारणी में जो है जो भी सारणी आपकी है उसमें जो है अन्य श्रेणियों के लिए जो है N1 N2 के मान की जो व्याख्या की जाती है। रीडबर्ग ने एक जो समीकरण दिया है न्यू यानी कि तरंगों की संख्या बराबर होता है आर क्या है, रीडबर्ग नियतांक है, और न्यू बराबर होता है, न्यू पर बार इक्वल टू होता है आर और ब्रैकेट में 1/N1 - 1/N2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता दें तरंग संख्या के बारे में। यहाँ पर यानी जो श्रेणियां उनको भी आप देख लें, थोड़ा सा एक टेबल है, टेबल आप बना भी दें और टेबल के बारे में आप जान लें टेबल कैसे आपको बनेगा। तो एक जो है रेखाएं सतत क्या रेखाएं, देखिए ये रेखाएं हैं। रेखाएं जो है आपकी कौन कौन सी हो सकती है उनके बारे में जान लीजिए। लाइमन, पाश्चन, ये सभी रेखाओं के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका है N1 N2 स्पेक्ट्रम में क्षेत्र और तरंग दैर्घ्य। ये N1 है, ये आपका N2 है। और एक कलम और बनाइएगा तरंग दैर्घ्य के लिए। इसमें आपको मिलेगा N1 N2 और स्पेक्ट्रमी क्षेत्र है, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र, और एक जो है तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। ये आपका जो है इसमें रेखाओं के नाम लिखिए। लाइमन है आपका, और है क्या, बामर है, ये बामर है, बामन है। फिर जो आपका क्या है, पाश्चन है, लाइमन है, बामर है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फिर आपका है फूड और हैम्फ्रे। फूड है और क्या है, हैम्फ्रे। ये जो है कितनी श्रेणियां, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 श्रेणियां हैं। इसमें n के मान क्या होते हैं उनके बारे में देख लो। ये 1 आपका होगा, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 और इसके लिए 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। N2 का मान क्या होगा
आप देखेंगे यहाँ पर 2 3 4 डॉट डॉट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है 3 4 5 हो जाएगा, डॉट डॉट हो गया। ये जो आपका 4 5 6 डॉट डॉट हो गया। ये हो जाएगा 5 6 7 डॉट डॉट। ये जो आपका 6 7 8 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका 7 8 और क्या 9 डॉट डॉट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे स्पेक्ट्रमी क्षेत्र क्या है। तो ये पराबैंगनी क्षेत्र है। ये क्या है? पराबैंगनी क्षेत्र है आपका। दूसरे का है दृश्य। दूसरे का क्या है? दृश्य। तीसरा आपका है निकट आवरक। निकट निकट है आपका अवरक्त। फिर अवरक्त है, और इसके बाद आपका आएगा सुदूर अवरक्त है। सुदूर अवरक्त है। सुदूर अवरक्त है। यहां भी आपका जो है सुदूर अवरक्त है। सुदूर अवरक्त है। तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो 4000 से 4000 निकटतम है, या 4000 से कम लिखिएगा। फिर जो इसमें आपका है 4000 से 7000 है, 7000 है। फिर जो है 7000 से अधिक है। ये जो है 7000 से क्या है? अधिक है। और ये सभी जो है 7000 से अधिक में ही है। ये 7000 से अधिक है, इनकी भी तरंगदैर्घ्य, इनकी भी तरंगदैर्घ्य 7000 से अधिक ही है, और इनकी भी तरंगदैर्घ्य क्या है? 7000 से अधिक है। ठीक, ये जो है आपका एक टेबल है। इस टेबल में आपको ये याद रखना है कि n1 बराबर अगर 1 है तो n2 बराबर 2 3 4 रख सकते हैं, या उसमें n2 का मान आप रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखें, रिडबर्ग द्वारा जो दिया गया जो आपका ये फार्मूला है तरंग संख्या के लिए, उस तरंग संख्या के लिए ये जो है न्यू पर बार इक्वल टू आप लिखते हैं r बड़ा ब्रैकेट है 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग है। इससे हम जो है क्या निकालते हैं? तरंग की संख्या की गणना कर सकते हैं। तरंग संख्या न्यू पर बार इक्वल टू भी होता है 1 क्या लैम्डा, 1/लैम्डा की भी हम बात कर सकते हैं। या थोड़ा सा रिडबर्ग स्थिरांक थोड़ा सा देख लें। रिडबर्ग स्थिरांक आपका r होता है, और r इक्वल टू क्या लिखते हैं? 4 यानी 2 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर यम है, ई पर 4 घात है, यम है, और बटे आपका है कितना? कि एच स्क्वायर सी है। ये रिडबर्ग स्थिरांक है। अब इसमें जो है हमें अगर इसको आप हल करें तो रिडबर्ग स्थिरांक का जो मान होगा, या आप जो इस पर मान रख भी सकते हैं, या तो रिडबर्ग स्थिरांक का मान ही आप रख लें। तो ये जो r का मान है 1,09,677 होता है, या आप तो इसको लिख सकते हैं न्यू पर बार इक्वल टू 1,09,677 लिखिएगा। और शेष है n1, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। इस पर भी हम जो है तरंगों की संख्या की गणना कर सकते हैं।
अगर हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु के लिए तरंग संख्या की अगर गणना, ये तो हाइड्रोजन के लिए हम कर रहे थे, ये श्रेणी किसके लिए बनी है? हाइड्रोजन के लिए बनी, हाइड्रोजन गैस के लिए बनी है। अगर हम जो है इस हाइड्रोजन को छोड़कर किसी अन्य के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए तरंग संख्या का मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, तरंग संख्या ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। म्यू पर बार इक्वल टू आप लिखेंगे आर जेड, आर और क्या जेड होगा आपका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/n1 का वर्ग माइनस 1 क्या n2 का वर्ग। यानी इस समीकरण के द्वारा हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी भी परमाणु के लिए तरंग संख्या की गणना इसके द्वारा की जा सकती है। अब देखेंगे, ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में था। आगे जो है बोर के सिद्धांत की पुष्टि में स्पेक्ट्रमी प्रमाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा के जो है बढ़ने का जो क्रम है, जो बोर के सिद्धांत में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है मात्रेक है, परंतु स्पेक्ट्रम में बहुत सी रेखाओं की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित किए जाने पर भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाता है तथा भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों से जो है उसके निम्न ऊर्जा स्तरों में गिरने पर अलग अलग ऊर्जा स्तरों से संबंध के कारण अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं और हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक जेड एक होने के कारण विशिष्ट ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं या ऊर्जा स्तरों के मानों को निर्भर करती है। अर्थात वह ऊर्जा स्तर क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे उस ऊर्जा स्तर के बारे में जो हाइड्रोजन के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है। वह जो है आपका ऊर्जा स्तर क्या है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो आपका ऊर्जा स्तर है इस क्रम में है। आपका पहले ये जो है 1s है, फिर इसके बाद 2s है, फिर इसके बाद 3s है, ये फिर क्या है आपका 4s है। ठीक, इस प्रकार से आपको मिलेगा। फिर यहां पर आपका ये 2p है, फिर ये जो है 2p होगा, ये 2p होगा, ये आपका 3p होगा, 3p होगा, 3p होगा और 3d होगा, 3d होगा, ये आपका 3d है, ये 3d है, ये 3d है, ये जो आपका 4p है, 4p होगा, 4p होगा, ये जो है 4d होगा, 4d होगा, ये 4d है, 4d है, ये 4d है, ये जो है 4f हो जाएगा, 4f हो जाएगा, और ये आपका जो है 4f है, ये 4f है, और ये 4f है, ये 4f हो जाएगा, ये 4f। ठीक, अब ये जो है आपके ऊर्जा स्तर हैं। ठीक, इस प्रकार से या आप इसको जो है इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही कोश है ये आपका। इनको जो है आप इस तरह से ऐड कर लें, बना लें। ये ऊर्जा का जो है बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ऊर्जा स्तर। अब ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ये जो है ऊर्जा में वृद्धि
ये ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि का क्रम है, यानी ऊर्जा बढ़ रही है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, इस पर कुछ प्रश्न दिए हैं उदाहरण के तौर पर, इन प्रश्नों को आप हल करें और जो चेक पॉइंट है उनको भी हल कर लें और बताएं कि जो प्रश्न आपको ना आया हो। धन्यवाद।